जो सरकारी स्कूल में जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते थे उनको बंद करना शुरू कर दिया, प्राइवेट स्कूल खोल दिए। हरियाणा में तो एक नया नियम लेकर आए कि जो आदमी सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा उसको 1500 रुपये देना है, फीस देनी है। जो प्राइवेट में पढ़ेगा उसे फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। अब हमारे लोग ने सोचा भाई अब सरकारी में क्यों जाए, वहाँ पैसे देने पड़ेंगे, प्राइवेट में चलते हैं। उन्होंने जब स्कूल से वहाँ बच्चे जाने बंद हो गए तो इन स्कूल को अडानी अंबानी को दे दिए, अडानी अंबानी को दे दिए, स्कूल दे दिए। और कुछ दिन के बाद वो क्या करेंगे कि सरकारी स्कूल में अब हम लोग फीस नहीं दे पाएंगे, अब तुम्हें अपने पास से फीस देनी है। अब फीस इतनी महंगी कर देंगे कि तुम हमारी औकात नहीं कि हम फीस दे दें। अब तक तो हम डॉक्टर इंजीनियर बना लेते थे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा के, मगर अब डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए कम से कम भी 50 लाख 1 करोड़ रुपए चाहिए, तब जाकर आपके बच्चों को एडमिशन मिलेगा। आप जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से किसी की हैसियत नहीं कि 1 करोड़ रुपए देकर अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, तो ये एजुकेशन भी खत्म। हम खुश हैं, हम खुश हैं कि हमें पानी फ्री मिल रहा है, हमें बिजली हाफ मिल रही है और हमें बसों में फ्री में घूमने को मिल रहा है। कितने % महिलाएं जो हमारी घर से बाहर निकलती हैं, आपने कभी सोचा है? हमारी महिलाएं मात्र 10% से ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जो नौकरी करने जाती होंगी, जो रोज बस में सफर करती होंगी। बस में भी यदि सफर कोई कर रहा है तो वो लोग कर रहे हैं अपर कास्ट के लोग, जो रोज डेली जिन्हें ऑफिस जाना है। हमारी महिला तो वही घर में चौका पानी कर रही है। यानी बस में फ्री बैठने का भी मौका किनको दे दिया उन्होंने, लाभ दे दिया उनको, अपर कास्ट के लोगों को। बिजली का बिल, मैं तो अभी अपना बिल भर के आया, 14,000 रुपये का बिल आया, और बता रहे हैं सबका बिल आता है। तो भाई यहाँ तो कोई बिजली का तो वो भी हाफ नहीं हुआ। पहले 2 महीने में बिल आता था, हर महीने बिल आता है, 28 दिन में आता है। पहले 2 महीने में आप पे सरचार्ज लगता था, और उसके बाद अब तुम्हारे पर हर महीने 28 दिन में सरचार्ज लगता है, तो उसका भी आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ भी नहीं मिलेगा। जो कोठे में रहते हैं, बुढ़ा रहता है, एक बुढ़िया रहती है, बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए गए या नौकरी कर रहे हैं, यानी वो भी लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास देश के अंदर। आइए बैठे थे जय इंदिरा जी, आप यहाँ, तो वो लाभ भी जो सरकारों ने दिया है उसका लाभ भी प्रकाश के लोग लेंगे, आप लोगों को नहीं मिलेगा। अब ऐसे में हम बार बार अपना वोट उनको देते रहें, वो सरकारें बनाते रहें और आपसे झूठ पे झूठ बोलते रहें और आप उनके झूठ को स्वीकार करते रहें। जब आपकी पार्टी की बात आती है तो कहते हैं हमारे पार्टी में दम ही नहीं है, पार्टी तो कुछ हो ही नहीं रहा, मायावती निकलती नहीं है, मायावती के पास बहुत पैसा है। ये सवाल तुम्हारे दिमाग में विरोधियों ने डाल दिए और आप उनको लेकर भौंपों की तरह बजाते घूमते हो। जहां बैठेंगे पार्टी की बुराई, नेता की बुराई, आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज, एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे की कमजोरी गिनाना, मगर जो सरकारें चला रहे हैं उनकी गलतियां आपको नजर नहीं आती, उनकी एक भी कमी आप बताना नहीं चाहते, तो बोलना दूसरा नहीं है, 2000 से ज्यादा नहीं, तो उसका वो लाभ ले रहे हैं। 2000 से ज्यादा नहीं जाएगा। आप यहाँ से, आप जितने भी लोग बैठे हैं, आपसे मैं पूछने लगूं कि क्या आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं? तो आप सब हाथ खड़ा करके बात करें, हाँ मैं बाबा साहब को मानने वाला आदमी है ना, बाबा साहब को मानने वाले। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी है, हाँ है। और मैं ये कह दूं आप बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है तो मेरे कपड़े फाड़ डालेंगे आपके। और मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, आप बाबा साहब को तो मानते हैं, जानते हैं, मगर बाबा साहब की बात को नहीं मानते आप लोग। यदि बाबा साहब की बात को मानते तो बाबा साहब ने तो आपको वो हथियार दिया है जिससे इस देश के अंदर राजा बनता है।
ये वोट का अधिकार आपको दिया है, मगर आप वोट का इस्तेमाल सही जगह नहीं कर रहे। और हमारे जितने भी बुजुर्ग हुए उन्होंने कहा कि ते जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा और खुशहाल नहीं बन सकता। उन्होंने साथ में एक बात और कही कि जिनका दल नहीं उनका बल नहीं, और जिनका बल नहीं उनकी समस्या कोई हल नहीं। तो दल तो तुम्हारा बन चुका है, दल तो मैं क्या आपका विरोधी बताता है। आप बीजेपी वाले के पास चले जाओ, किसी कांग्रेस के पास चले जाओ, सपा वाले के पास चले जाओ, एक खामोखा पार्टी दिल्ली में उससे बात कर लो। क्या बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी किसकी पार्टी है? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दलितों की चमार चोरों की पार्टी, यही बोलते हैं ना। और तुम मानने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारा दुश्मन बताया तुम्हारी पार्टी कौन सी है, और तुम मानने को तैयार नहीं हो कि हमारी पार्टी। तो इससे बड़ी नालायकी और क्या होगी? दुश्मन तुम्हारा बता रहा तुम्हारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और हम कह रहे नहीं हमारी पार्टी तो बढ़िया है नहीं, लाला जी हमारी। तो लाला क्या बोल रहा था कि मैं घाटे का सौदा नहीं करता हूं, मैं घाटे का सौदा नहीं करता हूं। वो आदमी जो मगलर पहन के आया था, खांसता घूमता था, जो आदमी ने शपथ पे ये कहा कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कोई मकान नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ही देश के सिस्टम को बदल दूंगा, मैं शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा, मैं किसी से गठबंधन करके सरकार नहीं बनाऊंगा, मैं कभी सरकारी बंगला नहीं लूंगा। ये स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया उसने। और आज वही तुम्हारा चाहने वाला जिसने एक बोतल के साथ एक फ्री बंटवा दी, एक बोतल के साथ एक फ्री, तो उसने वो काम किया जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, जिससे आपको नुकसान होना ही होता है। मगर आज शपथ पर देने वाला आदमी लाल बत्ती की गाड़ी में भी घूमता है, एक नहीं 50 गाड़ी में चलता है। उसका काफिला देखना, 50 गाड़ी से कम का काफिला नहीं होगा। पहले तो एक टूटी सी वैगनार में घूमता था, कभी खंबे पर चढ़ जाता था किसी के खिलाफ। मैं तार जोड़ता हूँ, जैसे मुख्यमंत्री बना, एक के खंबे का तार नहीं जोड़ा, किसी का जोड़ा हो तो बता दो। आज बंगला भी ले लिया, और बंगला भी ऐसा नहीं, बंगले का रेनोवेट कराया, यानी मरम्मत कराई। खाली मरम्मत करने में भी उसने 50 करोड़ रुपए लगा दिए। कितने? 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ से ज्यादा। यहां जैसे हम दरी बिछा रहे थे, उसके 10 कालीन उसके यहां पड़े थे, एक कालीन 10 लाख रुपए का था। उसने अपनी बीवी की रसोई बनाई, तुम्हारे घर में भी रसोई होगी, तुम अपने रसोई के हिसाब किताब मांग लेना। मगर उसने उस रसोई के अंदर 10 करोड़ रुपए लगा दिए। वो ऐसे से फिट करा दी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके घरों में पर्दे भी होंगे, कितने का पर्दा लगाते हैं आप? 100 रुपए का, 150 रुपए का, 250 रुपए का, ज्यादा बहुत कोई ज्यादा धनवान हो गया तो 1000 का। उसने एक एक पर्दे का जो ना 1-1 करोड़ रुपए का पर्दा, वो पर्दा ऐसे नहीं था, आप मोबाइल चलाते हैं या थंब लगा रखा, थंब से मोबाइल खुल जाएगा, और आप लोग मोबाइल में अपनी फोटो देख लो तो उससे हो जाएगा, फोटो मोबाइल खुल जाता है ना। उसके पर्दे यदि उसका बाप देख ले तो उसके पर्दे खुल जाए, उसकी माँ देख ले आँख तो उसके मतलब उसके पर्दे खुल जाए, उसके बच्चे देख ले तो उसके पर्दे खुल जाए, उसकी बीवी देख ले तो पर्दे खुल जाए, केजरीवाल देख ले तो पर्दे खुल जाए। यानी ऐसी सेटिंग उसमें कर रखी थी कि आंख की नजर मिली नहीं और पर्दे खुले नहीं। पर पत्थर भी कहां के मंगाए? भारत देश के पत्थर उसे कहीं नजर नहीं आए, विदेश से पत्थर मंगाए थे, इटालियन पत्थर मंगाए। 10 करोड़ का तो पत्थर मंगाया साथ में। एक छोटा सा मंदिर, 1 लाख का तो मंदिर लिया उसकी पत्नी। $5-6 करोड़ रुपए ने दीवारों को डेकोरेशन में लगा दी, इंटीरियर में लगा दी। और वो
कहता है मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूँ। अरे आए ना मोती नगर की झुग्गी झोपड़ी में, यहाँ पर चूना भट्टी में 1 महीना रह के जाए वो। यदि वो इतना ही तुम्हारा खास बनने वाला है तो 1 महीना रहे यहाँ पर। मैं मान जाऊँ कितना खास आदमी है तुम्हारा वो, जिसको तुम दनादन वोट दे रहे हो। मगर वो तुम्हें झुंझुना पकड़ा दे तुम्हारे हाथ में, बजाओ, तुम बजाते रहो, मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं। क्योंकि तुम लोग लेना नहीं चाहते, तुम अपनी सरकारें बनाना नहीं चाहते, और जब तक तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी तुम्हारी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। और बीएसपी का तो नारा था, जहां झोपड़ा वहीं मकान। ये है बीएसपी का पैगाम। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये नारा लगाया नहीं लगाया? मैं सैन साहब तो गला फाड़ फाड़ के मर गए। सबसे ज्यादा सैन साहब इधर नारा लगाते थे। तुम्हारा रामाचल यहाँ से चला गया, वही मुच्छा वाला रामाचल है वीरप्पन। जब देखो थाने पे, जब देखो प्रदर्शन। मगर यहाँ की सरकारों ने आपको कुछ नहीं दिया। मगर जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने सरकार बनाई तो बहन जी ने नौकरी भी लोगों को दी। 2012 से मतलब यहाँ की सरकार चल रही है, 2024 हो गया, 12 साल हो चुके हैं। 12 साल में एक बार बताओ तुम्हारी झुग्गियों में से एक नौकरी किसी की लगी हो तो बताओ दिल्ली सरकार में। मगर जब आपकी सरकार चली तो एक दिन के अंदर बहन जी ने 1,08,848 वाल्मीकि समाज के बेटों को एक दिन में नौकरी लगा दी। जितने उत्तर प्रदेश में गांव उतने 122 कर्मचारी, लाखों मास्टरों की भर्ती कर दी, लाखों टीचरों की, उसकी पुलिस वालों की भर्ती कर दी, आशा वर्कर लगा दी, लाखों में लगा। ये काम बहन जी ने कर दिया। कब करा? जब सरकार और तो और प्राइवेट सेक्टर के उन्होंने कहा 10% आरक्षण आपको देना पड़ेगा, रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। आपको जमीन हम तब देंगे यहाँ कंपनी लगाने के लिए जब आप उत्तर प्रदेश के 10% गरीबों को, शेड्यूल कास्ट को अब अपने इस फैक्ट्री के अंदर आरक्षण देंगी। 10% उनसे भी आरक्षण ले लिया, नौकरी भी लग गई। अब आप तो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों का तो स्कूल बहुत बढ़िया हो गया, रोड शोर मचाते हमारे लोग। बहन जी का एक भी बात नहीं करता था। मगर केजरीवाल ने बहुत बढ़िया दिल्ली में एजुकेशन का मॉडल, रोल मॉडल बन गया। एक भी कोई नया सरकारी स्कूल बनाया, खोला उसने, बताओ एक भी दिल्ली के अंदर बनाया? जितने पहले स्कूल बने थे उनका रिनोवेट करा दिया बस। अभी तो बारिश के अंदर एक की दीवार टूट गई, ढहेगी मतलब। कहीं जाओ तो बाथरूम नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं। मगर आप जाओ उत्तर प्रदेश के अंदर, बहन जी ने जो बनाए, जब सरकार बनी तो बहन जी ने 7 मेडिकल कॉलेज बनाए, नए, पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ। 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 2 पैरामेडिकल कॉलेज खोले, 2 हेमोपैथिक कॉलेज खोले, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज खोले, 200 से अधिक इंटर कॉलेज खोले, 572 हाई स्कूल खोले, 5,549 प्राइमरी स्कूल खोले। ये नए की बात कर रहा हूँ, पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मरम्मत की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मुख्यमंत्री इतना काम कर सकती है 5 साल के अंदर, तो भाई तुम तो 12 साल से बैठे हो यहाँ पर, 12 साल में एक स्कूल नहीं बना पाए। अपने 50 करोड़ का अपने मकान बना लिया, मगर एक गरीब के लिए एक मतलब झोपड़ा कहीं नहीं बनाया। तुम कल भी ऐसे रह रहे थे, आज भी ऐसे, कल भी ऐसे रहोगे, क्योंकि उन्होंने आपकी नवाज पकड़ ली कि इनका वोट तो दिखता है। वो चुनाव में आए कि तुम 15 दिन के राजा बनना चाहते हो, 15 दिन के राजा बनते हो। 15 दिन में तुम्हें इतनी भूख लगती है, इतना पेट तुम्हारा खाली रहता है कि कोई भी पार्टी दे रहा, लाओ भैया दे दो, ले आओ बस। किसी को साड़ी मिल जाएगी, किसी को झाड़ी मिल जाएगी, किसी को अद्दा मिल जाएगा, किसी को बोतल मिल जाएगा, किसी को पाउच मिल जाएगा, किसी को मुर्गे की टांग मिल जाएगी। और हमारे दिल्ली देश की राजधानी में तो लोग नारे लगाते हैं कि जो पिलाएगा देसी उसकी कोट कैसी,
जो पिलाएगा रम उसकी वोट कम, और जो पिलाएगा विस्की भैया सारी वोट उसकी। तो जब दारू में तुम्हारा वोट दिखेगा तो तुम्हारे लिए काम क्यों करेगा कोई? 5 साल के अंदर वो 15 दिन तुम्हारी गलियों के अंदर आते हैं। जीतने के बाद कोई तुम्हारी गली में आओ तो बताओ, तुम एक दिन तुम्हारी समस्या को सुनने के लिए आया तो बताओ। अब आप घूमते रहो, उन्हें पता है कि तुमने पहले अपनी वोट की कीमत ले ली, और जब होर्डिंग आता है, पोस्टर आता है, हैंडबिल आता है, तो क्या लिखते हैं? बेटा क्या लिखते हैं? अपने प्रत्याशी को अपना अमूल्य वोट देके विजय बनाइए। अमूल्य वोट जिसका कोई मूल्य ना हो। मगर जब तुम अपने वोट का पहले मूल्य ले लेंगे तो क्यों काम करेंगे भाई? तुम्हारा घूमते रहो तुम उसके पीछे, और क्यों आएगा वो तुम्हारे पास? तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो हमसे गलती पहले हो गई उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें आगे अपने दोस्त की पहचान करनी है। अरे 77 साल में आप लोग क्या बने? मांगने वाले। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मांगने वाले का सम्मान होता है या देने वालों का होता है? देने वाले का। और हम लोग क्या बने हुए हैं 77 साल की आजादी के बाद? मांगने वाले। हमारा देश का प्रधानमंत्री बड़ा गर्व से बात करता है कि 135 करोड़ की जनसंख्या में मैं 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो राशन दे रहा हूँ। अब 5 किलो हमारे घर में 10-10 के बच्चे हैं, तो क्या 5 किलो में हमारा गुजारा पूरे महीने में हो जाएगा? 9 करोड़ लोग देश के अंदर गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे रहते हैं, यानी लगभग 90 करोड़ लोग इस देश के अंदर मांगने वाले बन गए। मात्र 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना अपने बलबूते पे चल रहे हैं। और आप लोग मांगने वाले बने, आप लोग बड़े खुश हैं कि भाई चलो 5 किलो राशन तो मिल रहा है, और कुछ मिले यहाँ मिले। तो यदि 5 किलो राशन में आपका गुजारा हो जाए तो कोई बढ़िया बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्यों गला फाड़ने की जरूरत पड़े? क्यों रोज मीटिंग लगाने की बात, क्यों आपको समझाने की बात करें? यदि आपको अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाना है, इन झुग्गियों झोपड़ियों से महलों में पहुंचना है, मकानों में पहुंचना है, तो आपको अपनी सरकारें बनानी है। बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार बनाई गरीबों ने, तो डीएम को आदेश किया कि गांव-गांव में जाओगे, देखोगे किसके पास रहने के लिए मकान है या किसके पास नहीं है। डीएम ने जिसका लिस्ट का नाम दे दिया, सरकार ने 150 गज का प्लॉट उसको नाप दिया और मालिकाना अधिकार साथ दिया। और आप तो जब सरकार चाहेगी उस दिन खाली करा देगी। जे कॉलोनी में भी जो हम लोग रह रहे हैं, कल्याणपुरी, इंदरपुरी, फलानापुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी में आज तक भी मालिकाना अधिकार नहीं है। सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन खाली करा देगी। मगर आपके नेता ने 150 गज का प्लॉट दिया तो मालिकाना अधिकार साथ दिया, और जिनको 150 गज का प्लॉट मिला सरकार ने भी एक जियो जारी कर दिया कि जिनको सरकार ने 150 गज का प्लॉट मिला है, सरकार उनको 10 लाख का लोन मुहैया कराएगी। 5 लाख माफ हो जाएगा और 5 लाख उसे भरना है। 150 गज का प्लॉट भी मिल गया, 10 लाख का लोन भी मिल गया, 5 लाख का माफ भी हो गया। इसे कहते हैं गरीबों की सरकार। उसके बाद भी आपके नेता नहीं रुके। उन्होंने कहा भी ये जो मेरे गरीब समाज के लोग हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, ये शहर की जिंदगी जीने का मजा इनको मिलना चाहिए। अब इन्होंने सरकार बनाई है तो साथियों 2006 में हमारे मसीहा मानव और कांशीराम साहब हमें छोड़कर दुनिया से चले गए। 2007 में आपकी सरकार बनी। आप जाओ और पता करो उत्तर प्रदेश के जितने हाईवे रोड हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने मानव और कांशीराम शहरी विकास योजना के तहत 1 साल के अंदर 1,01,000 फ्लैट गरीबों को 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। 5 साल में कितने हो गए? 5,05,000 फ्लैट दे दिए गरीबों को बाहर। इसे कहते हैं गरीबों की सरकार। और आप लोग आराम से बैठे हैं कि भाई हमारे लाला जी हमारा भला करें।
लाला जी जेल में पड़े, लाला के बनिए भी मगर जेल में पड़े। हमारी जो सरकार बनती है तो वहाँ लगभग पहले 425 सीट थी, अब 403 है। तो वहाँ जो मंत्री बनते हैं 50 से ज़्यादा बनते हैं, 50 से ज़्यादा मंत्री बनते हैं। 4 बार सरकार बनी तो 200 मंत्री बने, और यहाँ इनकी 2 बार सरकार बनी है। 2 बार में कितने मंत्री बनते हैं इनके? 7 मंत्री बनते हैं। 7 में कितने जेल चले गए? कम से कम 4 तो जेल में जाकर जेल का मुंह देख के आ गए। और आपके 200 मंत्री बने, 200 में एक भी जेल में गया तो बताओ। और वो क्या कहता है, हम कट्टर ईमानदार पार्टी। मैं कहता हूँ कट्टर मतलब ना बेईमान पार्टी। जो जेल जाए, जिसके लोग दारू के धंधे में जाए, मनी लॉन्ड्रिंग में जाए, जो ये धंधे करता हो, ऐसे लोग हम वोट दें तो आपके बच्चों का क्या भविष्य होगा? मगर हमारे लोग रत्ती भर भी अपने महापुरुषों की बात को मानना नहीं चाहते। तो इसलिए मेरा तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि आने वाले समय में फरवरी में फिर चुनाव होगा। अभी आप लोग यहाँ हमारे लोग शोर मचा रहे थे कि मायावती गठबंधन में नहीं जाती, गठबंधन में नहीं जाती, गठबंधन में जाती, अकेले चुनाव लड़ रही है। एक तरफ कितनी पार्टी थी? 38 पार्टी थी। एक तरफ 28 पार्टी थी। दोनों को जोड़ जरा कितनी होगी? 66 पार्टी होगी। 66 पार्टी एक तरफ चुनाव लड़ रही थी और एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ रही थी। अब जो 66 पार्टी है, इनके पास कितना वोट है पता है आपको? कितना वोट है इनके पास? टोटल वोट कितना है? 3.5% तो ब्राह्मण का है, 5.5% यहाँ पर वैश्य क्षत्रिय का है, 6% वैश्य का है, यानी मात्र 15% है। और आपकी पार्टी के पास वोट कितना है? हम 85 की बात कर रहे हैं, 85 भी शहर में कर दो, 5.5% तो सुरगासी वोट है। और जमानत जब्ती कितनी वोट चाहिए? 16.16% वोट चाहिए। अरे जिस पार्टी के पास जमानत बचाने के बाद वोट नहीं, वो पार्टी सत्ता में है। और जिनके पास वोट के थोक है, थोक में भरा हुआ है, जिनके पास 100 में से 85 वोट है, उनकी जमानत जब्त होगी। तो भाई किसने जमानत उनकी जब्त कराई? क्योंकि हमने अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया। हमने किनको वोट दिया? जिनके पास वोट ही नहीं था। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हम अपने महापुरुषों में आस्था रखते हैं, हम भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो भगवान बुद्ध ने भी कहा अच्छा दीपक हो, अपना दीपक स्वयं बनो, कोई तुम्हारा दूसरा दीपक नहीं बनेगा। मगर हम तो अपना दिया ही दूसरे के घर लगाएंगे, ले बेटा तू ही जला। हमारे अंधेरा होगा कोई दिक्कत नहीं, तेरे घर में दिया जलना चाहिए। तेरे बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाए, मौज मस्ती करें, नौकरी लगे, हमारे को लगे या ना लगे। तो यदि इस बोर्ड को बाबा साहब ने बड़ी मेहनत मुशक्कत से आपको दिला दिया, बाबा साहब ने 4 बच्चे बिना कफन के चले। जो आदमी दुनिया में अपने बच्चों पे कफन नहीं डाल पाया, दुनिया का ब्रिलियंट पढ़ा लिखा आदमी है, वो अपने बच्चों पे मतलब कपड़े नहीं डाल पाया। और यदि आपके तन पर, मेरे तन पर एक भी कपड़ा आया है, तो ये मेरे बाप दादा की देन नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन। मगर हम इतने आसान फरामोश लोग हैं कि हम अपने महापुरुषों की बात को भूल गए। हम उनकी बात को मानना नहीं चाहते। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने बाबा साहब को पार्लियामेंट के अंदर जीत के नहीं जाने दी, जिन्होंने बाबा साहब का पद को अपने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया, जिनके लिए बाबा साहब जाते जाते भी उंगली किधर करके गए? पार्लियामेंट की तरफ, किसी झोड़ने की तरफ तो नहीं, किसी मस्जिद, किसी तालाब की तरफ तो नहीं। और कहते भी गए कि कैप्चर दिस टेंपल ऑफ पावर फॉर इट रिमेन्स इट, सत्ता जज मंदिर पर गरीबों को कब्जा कर लो, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्योंकि आपकी बेहतर के लिए प्लानिंग कहाँ बनती है? पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर, मेयर के दफ्तर टाउन हॉल के अंदर। मगर वहां आप भेजेंगे नहीं, मेयर अपना बनाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे नहीं, प्रधानमंत्री अपना बनाएंगे नहीं, तो भाई वो किसके लिए बनाएंगे? फिर तो अडानी अंबानी के लिए बनाएंगे।
तो जब भी तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं तो उन्हें क्यों बचाओ? तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप आने वाले दिनों में जब भी आपको मौका मिलेगा तो इन लोगों ने जो 77 साल में आपको मांगने वाला बनाया है, और एक भी हमारे महापुरुष ने नहीं कहा आपको कि आप मांगने वाले बने। उन्होंने हमेशा देने वाले की बात की, देने वाले आप बनेंगे। मगर यदि आप लोग मांगने वाले बने हैं तो इसमें हमारी और आपकी कमजोरी है, ये हमारे समाज की कमजोरी है। इस कमजोरी को जितना जल्दी हम दूर करेंगे उतना ही हमारे लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी बेहतर होगी। नहीं तो मैं गारंटी के साथ बात करके जा रहा हूँ, आपके जीते जी आपकी औलाद इस देश के अंदर गुलाम बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर आपके मुंह पर 3 चीज के लिए तैयार है, मुंह पर अंडिया, पीछे झाड़ू, पैर में घूंघट। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने छुड़ा के तुम्हारे मुंह पर से हंडिया हटाई, पीछे झाड़ू हटाई, पैरों में से घुंघरू बजाए, ये काले पीले ये धागे खत्म कराए, मगर फिर तुम्हें वहीं जाना चाहते हो तो बचाओ। जिन्होंने अपने बच्चे नहीं देखे, अपनी बीवी नहीं देखी, कुछ लोगों ने तो शादी नहीं की। ये साहब अगर आपके बैठे हैं, मैं दिल्ली में भी काम किया, प्रण ले लिया कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। मगर जिनके लिए प्रण लिया वो लोग आज फिर वहीं के वहीं हैं, वो उनकी बात ही नहीं मानना चाहते। कांसी राम साहब ने पूरी जिंदगी लगा दी, 108 साल हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया कि आप जानवर से इंसानों की जिंदगी जीने का मौका मिल जाए, मगर आप फिर वही नरक की जिंदगी में जाना चाहते हैं। तो यदि आप लोग नहीं चेते, नहीं माने, तो आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ी इस देश के अंदर हमारे सामने गुलाम बनेगी, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। और भी जैसे आदमी को सांस की जरूरत है, यदि आदमी का सांस खत्म तो आदमी खत्म, और जिस दिन बीएसपी खत्म उस दिन ये आलम होगा आपका कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे लोग। और जब पेरिस बनाएंगे फिर क्या करेंगे? सबसे पहले झुग्गी झोपड़ी हटाएंगे। पेरिस तो तभी बनेगा जब झुग्गी झोपड़ी हटेंगे, ये कॉलोनी हटेंगी, कच्ची कॉलोनी हटेंगी। तो ये उन लोगों ने पूरा अपना खाका खींच लिया है, आप उसमें रंग भरने से बचे हैं। मगर आपके नेता ने तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी के आधार पर उत्तर प्रदेश में 6 बीघे गरीबों को जमीन देने का काम किया। आप लोग उत्तर प्रदेश के लोग जाया करें, आप लोगों ने देखा होगा कि 3-3 बीघे जमीन वहां पर मिली, 3 एकड़, 20 लाख लोगों को जमीन मिली, 27 लाख लोगों को नौकरी मिली उत्तर प्रदेश में। और यहाँ ना नौकरी मिल रही है, ना जमीन मिल रही है, ना मकान मिल रहे हैं, फिर भी दनादन वोट दिए जा रहे हैं। क्या लालच है? पानी फ्री है। अरे पानी तो पहले फ्री मिलता था, बिजली हाफ है और कोई बिजली हाफ नहीं है। और पानी भी यदि दिल्ली में आ रहा है तो वो भी बदबूदार आ रहा है, खराब पानी आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को हमें सबक नहीं सिखाना चाहिए? क्या हमें ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? अब हमारे पास तो पैसा नहीं है। हमारी जो पार्टी है वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, सेल्फ मूवमेंट सेल्फ हेल्प से चल रहा है। यानी अपना घर फूकना है तब तमाशा देखना है। अब आप लोग ना पार्टी को मदद करना चाहते हैं, ना पार्टी के साथ खड़े होना चाहते हैं। अरे 5 साल में एक दिन तुम बटन ही दबाने चले जाओ, 5 साल के अंदर, 5 साल में एक दिन। अरे साल में 365 दिन होते हैं और 5 साल के अंदर आपको एक दिन जाकर से बटन दबाना है। मगर वहां भी आपकी उंगली कांपती है, वहां भी आपकी गिग्गी बनती है। बाबा साहब ने उसका भी इंतजाम किया, भाई मेरे कमजोर लोग हैं, इनकी गिग्गी बन जाएगी, डरपोक लोग हैं ये। तो जब वोट डालने जाते हो तो कहाँ खुले मैदान में जाते हो? कहाँ जाते हो? बंद कमरे में, बंद कमरे के अंदर भी एक कोर्ट के अंदर वोट डालते हो जहां सिर्फ अकेला आदमी खड़ा होता है। सबसे बड़ा चुनाव चिन्ह किसका पार्टी में? बहुजन समाज पार्टी का हाथी।
मगर तुम्हें कटा हुआ हाथ दिखाई देता है, तुम्हें झाड़ू दिखाई देती है, बड़ी मुश्किल से कलम तुम्हारे हाथ में, तुमने फिर झाड़ू पकड़ ली, और तुम्हें यह कमल का वो सड़ा हुआ फूल नजर आता है। बात समझिए, यानी जो हाथी की सवारी किसकी सवारी है? हाथी तो राजा की सवारी है। हाथी तुम्हें राजा बनाना चाहता है, मगर आप लोग जो ना राजा बनना नहीं चाहते। आपकी वहां पे भी उंगली कांपती है, वहां पे भी तुम्हें डर लगता है, पता नहीं क्या, क्योंकि जब मुंह खाएगा तो आग लगाएंगे, जब मार खा लोगे तो डर तो लगेगा भी। अब तो एक बूथ का मतलब पता लग जाता है कि वो तो कितने जितना मार खाया होगा जिसने, तो प्रधान को उतनी पिटाई होनी है। भाई प्रधान यदि पैसे ले लेकर वोट नहीं निकलेगा तो प्रधान से हिसाब मांगा जाएगा फिर कि बेटा माल इतना लिया वोट का है। तो जब तुमने माल खा लिया तो भाई वोट तो वही चलेगी क्यों? तो खाना बंद कर दो, ये लालच लेना बंद कर दो, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर जिंदगी देने के लिए इंतजाम करना शुरू करो। ऐसी उम्मीद करते हुए कि आने वाले दिनों में आप लोग बेहतर लड़ाई लड़ने के लिए अपने महापुरुषों की बात को मानेंगे। माननीय कांशीराम साहब, माननीय बाबा साहब, इन सब की बात को मानेंगे, और आज जो वर्तमान में आपकी नेता संघर्ष कर रही है उनकी बात को समझकर आप लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। यहाँ तो यदि झुग्गी झोपड़ी के जितने भी लोग हैं यही वोट डाल दें तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि आपके अलावा कोई चीज है। लेके वहां से जखीरा से लेके जवाहर के अंतर कम से कम भी 5-6 किलोमीटर में हमारी झुग्गी झुग्गी। यदि अकेले वोट डाल रही है तो कोई भी माई का लाल यहाँ पर आपकी मर्जी के बिना विधायक या एमपी नहीं बन सकता। मगर हमें अपना कच्चा लालच छोड़ना होगा। वो तभी होगा कि जब हम लालच छोड़ दें। तो ये उम्मीद करके मैं जा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में फरवरी में फिर चुनाव होगा, तो आपका अपना जो वोट है, आपकी अपनी जो पार्टी है, गरीबों की जो पार्टी है, जो दुश्मन की तो बताता है तुम्हारी पार्टी कौन सी है, तो अपना वोट चुनाव चिन्ह हाथी पे लगाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को जिंदगी बेहतर जिंदगी देने का काम करेंगे। ऐसी उम्मीद करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।